एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे हिंदी प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका क्लास 6 और 7 के लिए। तो इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं कार्यपत्रक 71। इसमें हमें दिया है एक अनुच्छेद। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अनुच्छेद को पढ़ना है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो अनुच्छेद में क्या लिखा है? शिमला के माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छांटने का काम चल रहा है। धूप का मजा लेते हुए 2 पेकर्स और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छांटने का काम कर रहे हैं। पिन कोड का पत्र पहुंचाने में खास महत्व होता है। पत्र में शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। पिन कोड 6 अंकों का होता है। पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संचार और परिवहन के साधन कम थे, हर कार्य पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पहुंचाने का काम करते थे। आज संदेश भेजने के नए नए साधन उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब लोग नई तकनीकों जैसे ईमेल आदि से जुड़ गए हैं। अपनी बात कोई भी व्यक्ति तुरंत दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंचा सकता है। ठीक है, ये हमारा क्या था? अनुच्छेद। इसमें हमें प्रश्न दिए हैं। तो पहला प्रश्न है, पत्र में पिन कोड कितने अंक का होता है? तो पत्र में पिन कोड 6 अंक का होता है। आज हम संचार के कौन कौन से साधनों का प्रयोग करते हैं? लिखिए। तो हम मोबाइल का करते हैं, ईमेल का भी करते हैं, टीवी का करते हैं, पोस्ट ऑफिस का करते हैं, लैपटॉप्स का करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो जो संचार के साधन उनमें से किसी का भी नाम लिख सकते हैं। दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। हमें शब्दों के अर्थ लिखने हैं यहाँ पर। छांटना मतलब अलग अलग करना। गुनगुनी मतलब हल्का गरम या फिर हल्की गरम। ठीक है, और परिवहन मतलब यातायात। हरकारी मतलब डाकिए। तकनीकी मीन्स होता है प्रौद्योगिकी। ईमेल मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल। बॉक्स में दिए गए शब्दों का प्रयोग कर वाक्य को पूरा कीजिए। बॉक्स में हमें शब्द दिए हैं और इनका वाक्य में प्रयोग करना है और वाक्य को पूरा करना है शब्दों का प्रयोग करके। तो मोबाइल फ़ोन बिना तारों का टेलीफोन है। तो बिना तारों का क्या है? मोबाइल फ़ोन है। ईमेल डैश द्वारा भेजा जाता है। तो ईमेल है वो इंटरनेट द्वारा भेजा जाता है। ठीक है, अगर आप किसी को पत्र लिखते हैं तो पते में यह जानकारी किस क्रम में लिखते हैं? तो पहले क्या लिखेंगे? हम घर का नंबर लिखेंगे, फिर उसके बाद गली मोहल्ले का नाम लिखेंगे, फिर गांव, कस्बे या शहर का नाम लिखेंगे, फिर खंड का नाम लिखेंगे और फिर राज्य का नाम लिखेंगे। तो इसी क्रम में हम जो अगर किसी को पत्र लिख रहे हैं तो जानकारी को लिखेंगे। ये हमारा कंप्लीट होता है कार्यपत्रक 71 और अगला हमारा कार्यपत्रक है 72। इसमें लिखिए, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिए गए अनुच्छेद को पढ़ना है और हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चित्तौड़गढ़ शूरवीरों का शहर है जो पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। चित्तौड़गढ़ का यह किला राजपूतों की वीरता तथा नारी के अद्वितीय साहस की ढेर सारी कहानियों का गवाह है। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की राजधानी थी। चित्तौड़गढ़ क्या थी? मेवाड़ की राजधानी थी। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। इसे सभी दुर्गों का सिरमौर भी कहा जाता है। यह किला बेडस नदी के किनारे पर बना है। दुनिया भर से लोग यहाँ किले को देखने के लिए आते हैं। तो ये देखिए, अनुच्छेद के क्वेश्चंस दिए हैं। अनुच्छेद में से निकाल के हमें चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ क्या है? शूरवीरों का शहर है। चित्तौड़गढ़ राजधानी है किसकी? मेवाड़ की। चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चित्तौड़गढ़ पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ का किला कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ का किला बेडच नदी के किनारे स्थित है। चित्तौड़गढ़ भारत के किस राज्य में है? तो चित्तौड़गढ़ भारत के राजस्थान राज्य में है। अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। अर्थों को लिखना है हमें और वाक्यों को बनाना है। तो देखिए, साहस मतलब वीरता। तो देशभक्तों में बहुत साहस होता है। बलिदान मतलब जो वीर गति को प्राप्त होता है। तो भारत की आज़ादी में अनेक वीरों ने बलिदान दिया है। शूरवीर मतलब योद्धा। ठीक है,
जो युद्ध के लिए मतलब जो होते हैं युद्धवीर, वो योद्धा, तो वो चित्तौड़गढ़ शूरवीरों की धरती है। विश्व मतलब संसार, मेवाड़ विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है। चित्तौड़गढ़ का किला किसका प्रतीक है? तो चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। ठीक है। अगला हमारा है दिए गए शब्दों के समानार्थक शब्द लिखिए। तो साहस मतलब वीरता भी होता है, साहस मतलब हिम्मत होता है। अद्वितीय मतलब क्या हो गया? विलक्षण। सिरमौर मतलब सरताज या ताज। ये हमने समानार्थक शब्द लिखे हैं। इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारे कार्यपत्रक 72। और अब हम स्टार्ट करेंगे कार्यपत्रक 73। इसमें देखिए क्या दिया हमें, दिए गए संवाद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें संवाद को पढ़ना है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पवन, दिवाली पर तुम्हारी कितनी छुट्टियां हैं? समीर, हमारी 1 सप्ताह की छुट्टियां हैं। पवन, तब तो बड़ा मज़ा आएगा तुम्हें। समीर, इस बार मैं खूब पटाखे खरीदूंगा। पवन, मैं बिल्कुल पटाखे नहीं जलाऊंगा। समीर, पर क्यों? तो पवन बोलता है पटाखों से प्रदूषण फैलता है। समीर, पटाखों के बिना दिवाली का मजा ही क्या? तो फिर पवन बोलता है पटाखों से निकलने वाला धुआं हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। समीर, वैसे मेरे दादाजी को भी पटाखे पसंद नहीं है, पटाखों से सांस और आँख की बीमारियां बढ़ जाती हैं। पवन, जो तू सब जानता है तो समीर बोलता है ठीक है, मैं भी इस साल पटाखे नहीं जलाऊंगा। ठीक है। इसके बाद क्या है, इसमें हमें ये गद्यांश दिया है, ये संवाद दिया है, इसको पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है प्रदूषण क्या है? तो प्रदूषण पर्यावरण के घटक जो है, पर्यावरण के घटक जैसे वायु, जल, मिट्टी आदि में अवांछित पदार्थों के मिलने से है, जिसमें अनेक गुणों का ह्रास, जिससे उनके गुणों का ह्रास हो जाता है। ठीक है। कौन कौन से प्रदूषण से हम और हमारी धरती प्रभावित हो रही है? तो जल प्रदूषण से हो रही है, ध्वनि प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, भूमि प्रदूषण से हमारी धरती है वो प्रभावित हो रही है। हम प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं? तो हम प्रदूषण को हानिकारक पदार्थों का उपयोग न करके ही रोक सकते हैं, नहीं तो ये बढ़ता ही जाएगा। पटाखे बड़े, बूढ़े और बीमार लोगों को कैसे प्रभावित करते हैं? तो पटाखों से प्रदूषण फैलता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है। सांस लेने में दिक्कत होती है, आँखों में की बीमारियां भी बढ़ती हैं। आप सब दिवाली कैसे मनाते हैं? हम सब दिवाली में नए नए कपड़े पहनते हैं, तरह तरह के पकवान बनाते हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और भी हर्षोल्लास से मनाते हैं, हलवा पूरी सब कुछ बनाते हैं। ठीक है। तो इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा कार्यपत्रक 73। और अगला हमारा कार्यपत्रक है 74। इसमें क्या है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमें गद्यांश को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही, ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो भी जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे, जो भी परिस्थितियाँ मिले, कांटे चुभे कलियाँ खिले, हारे नहीं इंसान है संदेश जीवन का यही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। ठीक है। ये हमें गद्यांश दिया है और इसको पढ़कर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, जिनके उत्तर हमें देने हैं। कवि ने जीवन का सच्चा सच किसे कहा है? तो कवि ने जीवन का सच्चा सच संघर्ष को कहा है। चुपचाप अपने आप से लड़ने का क्या मतलब है? तो चुपचाप अपने आप से लड़ने का मतलब है कि चिंता में डूबे रहना। कई प्रश्न जैसे होते हैं, वो चुपचाप चिंता में सारे दिन सोचते रहते हैं, खुद से लड़ते रहते हैं, उसका सोल्यूशन ना तो निकालने की कोशिश करते हैं और ना ही किसी से शेयर करते हैं। ठीक है। कांटे और कलियां किसका प्रतीक है? तो कांटे और कलियां, कांटे दुख का और कलियां सुख का प्रतीक है। कवि क्या संदेश देना चाहता है? तो कवि ये संदेश देना चाहता है कि मनुष्य को दुख और संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए। हार सच शब्दों से विलोम शब्द लिखिए। हार और सच शब्दों के विलोम शब्द, हार का जीत और सच का झूठ। ता प्रत्यय लगाकर कोई 4 नए शब्द बनाइए। तो महानता, महान प्लस ता महानता, हीन प्लस ता हीनता, वीर प्लस ता वीरता, महत्व प्लस ता महत्वता, सुंदर प्लस ता सुंदरता, वीर प्लस ता वीरता। हाँ, मैंने बोल दिया। ठीक है। तो ये क्या है, हमने 4 या 5 जो भी है शब्द बना दिए हैं।
ठीक है, इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है कार्यपत्रक 74 का। अगला हमारा कार्यपत्रक है 75। इसमें भी हमें एक गद्यांश दिया है जिसको पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए गद्यांश में क्या लिखा है। भारत एक महान देश है, उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत भारत की ऊंचाई प्रकट करता है। इससे निकलने वाली गंगा यमुना आदि नदियां भारत भूमि को जलदान करती है। खेती सोना उगलती है, वन उपवन और उद्यान फूल फल और लताओं से लहरा जाते हैं। हिमालय की घाटियों में जड़ी बूटी होती है और हमारे रोग दूर करने के काम आती है। भारत की भांति ही हिमालय विशाल है, अटल है, अमर है। हिमालय भारत का एक पर्वत नहीं, स्वयं भारत है। हम सब उसके ऋणी हैं। ठीक है, ये हमें गद्यांश दिया है और अब हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। उपयुक्त गद्यांश का हमें उचित शीर्षक देना है तो क्या है, भारत एक महान देश है, यही हमारा शीर्षक है। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां कौन सी हैं, तो हिमालय पर्वत से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, गंगा और यमुना है वो भारत हिमालय पर्वत से निकलती हैं। तीसरा प्रश्न है, जलदान की तरह निम्न 3 शब्दों को भी बनाइए। तो जलदान, जल का दान करना, अन्नदान, अन्न का दान करना, भूमिदान, भूमि का दान करना और नेत्रदान, नेत्र का दान करना। ठीक है, आगे हमारा चौथा प्रश्न है, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो हिमालय का हिम प्लस आल्य, सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, हिम प्लस आल्य। ठीक है, आगे पांचवा प्रश्न है, हिमालय पर्वत की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो पहली विशेषता है, हिमालय की घाटियों में जड़ी बूटी होती है। हिमालय की घाटियों में क्या होती है, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है कि जड़ी बूटी होती है। ठीक है, हिमालय अटल है। ठीक है, हिमालय से गंगा यमुना आदि नदियाँ भारतीय भूमि को जलदान करती है। तो ये रहा पहला है हमारा, हिमालय से गंगा यमुना आदि नदियाँ भारत भूमि को जलदान करती है। और हिमालय क्या है हमारा, अटल है। ठीक है, और क्या था कि हिमालय घाटियों में जड़ी बूटी होती है। ठीक है, तो ये 3 विशेषताएं आ गई हिमालय पर्वत की। अगला प्रश्न है हमारा छठा, हिमालय पर्वत की महानता को किसके गौरव का प्रतीक माना है। तो हिमालय पर्वत की महानता को भारत की गौरव का प्रतीक माना है। किसका माना है, भारत की गौरव का प्रतीक माना है। प्रस्तुत गद्यांश से संबंधित कविता की कुछ पंक्तियां लिखिए। गद्यांश से संबंधित कविता की कुछ पंक्तियां लिखनी है तो लिख सकते हैं हम, मैं अटल हूँ, अमर हूँ, मैं पर्वत नहीं, स्वयं भारत हूँ। तो और भी पंक्तियां आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, अटल अमर शब्दों को उपसर्ग से अलग करके लिखिए। तो उपसर्ग अ शब्द टल, उपसर्ग ए शब्द मर, अटल अमर। ठीक है, ये हमारे उपसर्ग हैं, इन दोनों में ए उपसर्ग लगा हुआ है। इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा कार्यपत्रक 75। आगे की वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय।